दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। क्या आपको पता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में निकाय चुनाव कराए थे? फिर तो यह नहीं पता होगा कि उस चुनाव में हनुमान जी की पार्टी लड़ी थी और वो जीती थी। आपको पता है कि हनुमान जी की जीत में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा था? वानरों ने विनर बनवाया था उन्हें। ये वही वानर थे जिन्होंने लंका विजय के बाद किष्किंधा ना लौटकर अयोध्या की नागरिकता ले ली थी। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी ऊट पटांग बातें इस समय कर रही हूं। यह किस्सा हमने ना कहीं सुना ना कहीं पढ़ा, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल ये मनगढ़ंत किस्सा मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपको बता सकें कि आपके नेता कैसे कैसे किस्सों में आपको, आम जनता को उलझाते रहते हैं, बहलाते हैं और किस तरह मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर सुनियोजित टाइम पास की पूरी व्यवस्था में लगे रहते हैं। यूपी में वैसे तो 1 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन नेताओं ने अभी से किस्से बनाने ऐसे शुरू कर दिए हैं मानो चुनाव बिल्कुल सामने हो। भगवान राम को समाजवादी बताने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह नया आइटम लेकर आए। उनका कहना है हनुमान जी तो हमारे पीडीए भाई हैं। पी मतलब पिछड़े, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक या अगड़े। इसमें आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अखिलेश यादव के सांसद को भगवान राम की आइडियोलॉजी ढूंढने की और बजरंगबली की जाति पता करने की ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई, और ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। पहले आप अखिलेश यादव के इन सांसद महोदय के गले गले तक जातिवाद से भरे हुए वो विचार सुनिए, जिसमें पहले उन्होंने भगवान राम को समाजवादी एजेंडे वाला बताया और अब हनुमान जी की जाति भी पीडीए बता डाली है। हनुमान जी भी आपके अनुसार किस व्यक्तित्व से प्रेरित? हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे पीडीए भाई है। वो हनुमान जी भी पीडीए भाई? और निश्चित रूप से भाई उसी कैटेगरी के आते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं। हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे। हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। हिंदू मान्यताओं के जितने ग्रंथ देखेंगे उनमें ईश्वर की जाति का जिक्र नहीं है। ईश्वर को जाति और वर्ण से ऊपर रखा गया है। देश के किसी हनुमान मंदिर में चले जाएं, वहां हनुमान जी पर किसी जाति का ठप्पा नहीं मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव के सांसद ने हनुमान जी की जाति ढूंढ निकाली है। हनुमान जी पर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, लेकिन उनकी और अखिलेश के सांसद की मानसिकता के बीच बड़ा अंतर है। पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुने जिसके जरिए उन्होंने क्या संदेश और संकेत दिया था। उनके बयान में आपको नजर आएगा। हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी, ये हमारे रियल पात्र हैं। ये ही मैन, स्पाइडरमैन, हल्क और नोबिता जैसे काल्पनिक पात्र नहीं हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। वो बच्चों के प्रिय हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक आइडिया दिया कि गेमिंग का जमाना है, तो क्यों ना गेमिंग के जरिए बच्चों तक हनुमान जी की शक्ति को पहुंचाया जाए। मोदी एक डायरेक्शन दे रहे थे कि हनुमान जी के पात्र से गेमिंग इंडस्ट्री भी संजीवनी ले सकती है, और इसी के साथ ही साथ भगवान श्री राम और हनुमान जी के पात्रों से भी बच्चे जुबानी उनकी कहानी को याद कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के सांसद को लगता है कि हनुमान जी पर गेमिंग के बजाय जाति पाति का गिमिक करने में ज्यादा सियासी लाभ होगा। इसीलिए बिना खोज, बिना किसी रिसर्च के उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी तो खुद पीडीए वाले थे। सुनिए। हनुमान जी भी आपके अनुसार किस व्यक्तित्व से प्रेरित? हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे पीडीए भाई है।
वो हनुमान जी भी पीडीए भाई। और निश्चित रूप से भाई उसी कैटेगरी के आते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, जो गरीबों के साथ मिलते हैं, वो भी तो उसी समाज के समर्थक हैं। अब आप सोचेंगे कि एक सांसद के कुछ भी बोल देने से क्या होता है। लोग कौन सा हनुमान जी को सिर्फ पीडीए का भगवान मानेंगे, यानी कि सिर्फ कुछ वर्ग का। वाकई यही सवाल है कि ये सांसद महाशय पब्लिक को क्या मूर्ख समझते हैं। कहां से लाते हैं इस तरह का कॉन्फिडेंस कि जो मर्जी में आए वो बोल जाएं और उससे पीडीए वोट बैंक क्या इनका पक्का हो जाएगा। अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल करके इलाके में काम कराने के बजाय ये भगवान के भीतर जाति ढूंढ रहे हैं। यह माना जा सकता है कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने पीडीए पावर मेंटेन रखने का चैलेंज है। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का दाग समाजवादी पार्टी के सिर पर बीजेपी आज भी लगाती रहती है। यह माना कि अखिलेश का अयोध्या ना जाना बीजेपी को उन्हें अक्सर रामद्रोही कहने का मौका दे देता है। लेकिन हनुमान जी को अपना पीडीए भाई बता देना, क्या संभावित हानि लाभ में इसके जरिए बदल पाएगी? सवाल यह है 2027 का यूपी चुनाव अगर हिंदुत्व के ट्रैक पर ही गया तो अखिलेश यादव का जाति पाति वाला यह पीडीए प्रयोग क्या चल भी पाएगा? यूपी चुनाव से साल भर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व का रंग गाढ़ा कर रहे हैं। यूपी में माघ मेला चल रहा है। बीजेपी और योगी सरकार इसमें बिल्कुल महाकुंभ की तरह हिंदू आस्था की डुबकियां भी लगवा रहे हैं, खुद भी लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव अपने हर मुद्दे हर चीज को पीडीए से जोड़ते हैं, तो वहीं योगी भी खांचा खींच चुके हिंदुत्व सबको जोड़ने का गोंद है वो ये मानते हैं और पीडीए सिर्फ बांटने की चीज। सुन लीजिए कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्या उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कामकाज किए गए हैं वो बताने के बजाय बटेंगे तो बांग्लादेश बन जाएंगे, इस बयान पर उनका ज्यादा जोर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल है कि क्या इटावा में केदारनाथ धाम जैसा केदारेश्वर मंदिर बनवाकर अखिलेश इसका क्रेडिट ले पाएंगे? चंदे से बनाया जा रहा है। क्या यह मंदिर बनवाकर वो अपनी इमेज बदल पाएंगे जो राम मंदिर उद्घाटन के बहिष्कार से बनी हुई है? क्या हनुमान जी को अपना पीडीए भाई और भगवान श्री राम को समाजवादी बताने वाले ये लोग भूल पाएंगे कि इन्हीं राम के भक्तों पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोलियां चलवाई थी, माफी भी नहीं मांगी थी? यदि रामचंद्र जी समाजवादी हैं तो समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय मुलायम सिंह ने 1990 में राम मंदिर का काम कर रहे निहत्थे कार्यसेवकों पर क्यों गोली चलवाई थी? अब लेकिन सनातनी जाग गया है। अखिलेश यादव जैसे लोगों को भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। अखिलेश यादव की नागरिकता खत्म बिल्कुल कर देना चाहिए, भारतीय है ही नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि 2024 में ही अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से जीत ली थी। फिलहाल अब हम यहां पर आंकड़ों में नहीं जाएंगे कि पीडीए क्या है, इसका जाति गणित क्या है, इस पर कई बार पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव के सांसद वीरेंद्र सिंह का प्रोफाइल आपको जरूर देखना चाहिए, जिन्होंने हनुमान जी पर यह पीडीए का प्रयोग किया है। वीरेंद्र सिंह को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये आप उनकी सियासी उछलकूद का बायोडेटा देखकर तय कर सकते हैं। हनुमान जी को पीडीए भाई बताने वाले वीरेंद्र सिंह खुद कब तक पीडीए की पतंग उड़ाएंगे, उन्हें इसका खुद भी पता नहीं होगा। दरअसल वीरेंद्र सिंह 1996 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। 1997 में खुद की लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, कल्याण सरकार में मंत्री भी बन गए। 2003 में बीएसपी में चले गए, वहां से एमएलए बने। 2007 में समाजवादी पार्टी में चले गए। 2012 में एसपी छोड़कर फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 2017 में कांग्रेस छोड़ी, फिर बीएसपी में पहुंच गए। 2018 में फिर बीएसपी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में आ गए। 2024 में किस्मत बहुत अच्छी थी, चंदौली से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद भी बन गए। लेकिन सांसद महोदय राम और हनुमान में लगातार पीडीए प्रयोग कर रहे हैं और चुन चुन कर बता रहे हैं कि उनकी जाति क्या है। मतलब यह कि वीरेंद्र सिंह कुर्ते पायजामे की तरह अपनी पार्टी बदलते रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जिस घाट का पानी पीते हैं उसी के गीत गाते हैं। आज समाजवादी पार्टी में है तो हनुमान जी को पीडीए भाई बता रहे हैं, कल बीएसपी में चले जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, कांग्रेस में जाएंगे तो हनुमान जी की कोई और नई जाति ये ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि इनका चाल
चरित्र और राजनीति का चेहरा ऐसा ही रहा है। लेकिन फिर यह भी सवाल आता है कि अकेले वीरेंद्र सिंह ही हैं जिन्होंने राजनीति की सुविधा अनुसार हनुमान जी की जाति ढूंढी है? जी नहीं, इस कतार में कई नाम हैं। आज हमने रिसर्च निकाली तो हमें मुख्यमंत्री योगी के नाम से भी बयान मिल गया। 2018 में राजस्थान के अलवर की प्रचार सभा में सीएम योगी ने हनुमान जी को दलित, वनवासी और वंचित बताया था। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह का 2018 का बयान था कि हनुमान जी आर्य जाति के थे। दिसंबर 2018 में ही यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि हनुमान जी जाट बिरादरी के थे। उसी वक्त यूपी में बीजेपी के विधान पार्षद बुक्कल नवाब ने कहा था हनुमान जी मुसलमान थे। राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने कहा था कि हनुमान जी आदिवासी थे। और 2024 में यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले थे कि हनुमान जी राजभर जाति के थे। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं जाकी रही भावना जैसी, हनुमान जी की जाति देखी तिन तैसी। लेकिन दरअसल यहां पर श्रद्धा के लिहाज से जाति नहीं देखी जा रही है, सुविधाओं के लिहाज से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर हनुमान जी की जाति ढूंढ कर सामने रखा जा रहा है। यहां समाजवादी पार्टी बोल सकती है कि अगर उसने भी हनुमान जी को पीडीए भाई अब बोल दिया है तो गलत क्या किया। अभी चुनाव दूर हैं, तब तक ढेरों ऐसे मुद्दे खड़े किए जाएंगे जिनसे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी नेता इन्हें उठाएंगे ताकि असल मुद्दों पर आम जनता चर्चा नहीं कर पाए। एक तस्वीर और एक सलाह के साथ यह खबर यहीं पर रोकेंगे। आप देखिए इन तस्वीरों को। यूपी के नगीना में पिछले 3 दिन से एक कुत्ता हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा कर रहा है। क्यों कर रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन चमत्कार को नमस्कार करने वालों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। वहां पर लोग इसके वीडियो बना रहे हैं और बिना रुके ये परिक्रमा किए जा रहा है। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल है। भीड़ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बच्चों के लिए कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। लेकिन जनहित में आज एक चुनावी सलाह है कि कम से कम जाति पाति से हनुमान जी को बख्श दें। भक्तों की आस्थाएं आहत हो गई तो किसी के भी परिणाम उल्टे हो सकते हैं। चलिए हनुमान जी से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करेंगे। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगूर में बड़ी रैली करने वाले हैं। उस रैली से पहले सियासी तापमान वहां पर बढ़ गया है। 2 हफ्ते से हिंदू मुसलमान का जो राग गाया जा रहा था वो ढीला पड़ गया। वो एक बार फिर से लेकिन सुर्खियों में आ गया। बंगाल के सियासी संग्राम में 2 मुख्य खबरें आज सामने आई। एक तो ये कि ममता बनर्जी ने वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से केंद्र, बीजेपी और चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला। इस बार उन्होंने सेना के एक अधिकारी को भी इस विवाद में लपेट लिया है। वहीं दूसरी खबर बीजेपी खेमे से है, जहां पार्टी के एक सांसद सुकांता मजूमदार ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया। आरोप लगाया कि ममता बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाना चाहती हैं। लग ऐसा रहा है कि बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने अपने बयान से चुनावी ध्रुवीकरण का नया दांव खेला है। पहले सुकांता मजूमदार का वो बयान सुना देते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका असर क्या पड़ेगा इस इलेक्शन में? डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो आपने देखा है वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज? हर साल होता है यहाँ पे। आप नहीं रोक सके उसको? नहीं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती, डीएम हमसे नहीं मिलता। बंगाल में डेमोक्रेसी है कहाँ? ये सरकार पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है जैसे भी हो बंगाल को सेकंड कश्मीर बनाना। सुकांता मजूमदार का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगाल बीजेपी की टॉप लीडरशिप में उनकी गिनती होती है। सुकांता मजूमदार के बयान से 2 खबरें निकली हैं। पहली तो ये कि उन्होंने मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर भद्रलोक के वोटर को चिताया था, और दूसरी खबर यह कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर बंगाल के कश्मीर बनने की आशंका जाहिर की है। असल में चैटर्जी बनर्जी के सीएम नहीं बनने की जो बातें सुकांता मजूमदार ने कही है उसके पीछे बंगाल के भद्रलोक खासकर ब्राह्मण वोटरों को ध्यान में रखा गया है। ये चैटर्जी और बैनर्जी जो टाइटल हैं वो बंगाली ब्राह्मणों के नाम के साथ लगने वाले टाइटल हैं जो कि राज्य की राजनीति में काफी दखल देते हैं। ऐसे में सुकांता मजूमदार ने हिंदू वोट साधने के लिए मुस्लिमों की जिस बढ़ती आबादी का जिक्र किया है उसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं।
इनमें से आधे से ज्यादा यानी 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से लेकर 70% के बीच है। जिलावार आपको जानकारी दे देते हैं। मुर्शिदाबाद में 67%, ये देखिए एक एक करके आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम बहुल जिले में सबसे ज्यादा 67% मुसलमान हैं। मालदा में 51%, नॉर्थ दिनाजपुर में 51%, बीरभूम जैसे जिले में 37%। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आपको बताते चले मुस्लिम आबादी है। नादिया में 27%, हावड़ा में 26%, ईस्ट वर्धमान में 26%। यहां पर एक एक करके दिखा रहे हैं आपको। कूच बिहार में 26%, साउथ दिनाजपुर में 25% और कोलकाता में 21% मुसलमानों की आबादी है। बंगाल में भद्रलोक का वोटर और राज्य का मुस्लिम समुदाय अब तक ममता बनर्जी का वोटर माना जाता है। मुस्लिम वोट तो बीजेपी को मिलने से रहा, लिहाजा पार्टी ने राज्य के बदलते जनसंख्या गणित के बहाने भद्रलोक के सबसे बड़े वोट बैंक को भविष्य के लिए चिताया है। लेकिन इस पर बीजेपी के विरोधी कैसे हमलावर हैं, अब वो भी देखिए। बनर्जी करने से, चटर्जी करने से कुछ नहीं बनने वाला है। वहां ममता बनर्जी खुद ही हैं, चटर्जी साहब भी खुद ही हैं, जो टीएमसी के नेता हैं। तो टीएमसी के मजबूत पकड़ के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नाक रगड़ रही है। हर चुनाव में आप मुसलमान को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं भाई? आपको परेशानी क्या? क्या इस देश की परेशानी मुसलमान है? पूरा हिंदुस्तान कश्मीर की तरह होना चाहिए। खुद कश्मीर तो एक दुनिया की जन्नत है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं कश्मीर घूमने के लिए। तो हम तो चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर की तरह हो, ताकि पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान को देखने के लिए आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर टीएमसी की मजबूत पकड़ है। इन दिनों अपने तमाम वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए पार्टी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में काफी भीड़ भी जुट रही है और अभिषेक की यात्रा ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब पिछले महीने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण का मामला पीक पर था। मुस्लिमों की गोलबंदी जिस तरह के बाबरी के नाम पर पिछले महीने देखने को मिली, उसके बाद अभिषेक ने इस यात्रा की कमान संभाली, क्योंकि टीएमसी नहीं चाहती कि उसका वोट बैंक किसी भी कीमत पर टूट जाए। एक तरफ टीएमसी मुस्लिम वोटों की गोलबंदी में जुट गई है, तो बीजेपी उसी मुस्लिम के बहाने नया समीकरण अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है। बात जब प्रदेश में मुस्लिम आबादी की हो रही है, तो कैसे डेमोग्राफी बदल गई है उसका आंकड़ा भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल में आबादी के ग्रोथ की बात करें तो 1951 में हिंदू आबादी 78.5% थी। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम आबादी 19.4% थी। 1991 में हिंदू आबादी घटकर 74.7% हुई, मुस्लिम आबादी बढ़कर 23.6% हो गई। 2001 में हिंदू आबादी घटकर 72.5% हुई, तो मुस्लिम आबादी 25.2% हो गई, यानी कि बढ़ गई। 2011 की जनगणना बताती है कि हिंदू आबादी 70.5%, मुस्लिम आबादी 27% वहां पर हो चुकी है। इसके बाद कोई जनगणना हुई ही नहीं है। ऐसे में औसतन वृद्धि के आधार पर यह अनुमान है कि अभी राज्य में मुस्लिम आबादी 30% के आसपास होगी, जबकि हिंदू आबादी 70% के नीचे। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हिंदू आबादी घटती जा रही है, मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब जरा एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं जो ये बता रहा है कि कैसे दशक दर दशक हिंदुओं की आबादी का ग्रोथ रेट गिरा है और मुस्लिमों का बढ़ता चला गया। 1951 से 61 के बीच हिंदू आबादी वृद्धि दर 32.63% थी। मुस्लिमों की आबादी की वृद्धि दर 36.48%, महज 4% का ही गैप था। लेकिन 1971 से 81 के बीच हिंदू वृद्धि दर 21.37 रह गई, जबकि मुस्लिमों का ग्रोथ रेट 29.55 का रहा, यानी कि ये गैप 8% हो गया। 1981 से 91 के दरमियान तो हिंदू वृद्धि दर 21.09% रहा, तो मुसलमानों की आबादी में 36.89% की वृद्धि दर देखी गई और अंतर 15% का चला गया। 2001 से 11 के बीच हिंदुओं की आबादी में 10.81% की बढ़ोतरी हुई, तो मुस्लिमों की आबादी इस दौरान 21.81% बढ़ गई है। अब इन्हीं आंकड़ों के पूरे गणित को बीजेपी चुनावी मैदान में लेकर आई है, ये बताने के लिए कि बढ़ोतरी की यही रफ्तार अगर जारी रहती है तो सत्ता पर मुस्लिम का शासन होगा,
चैटर्जी या बनर्जी हाथ मलते रह जाएंगे। अब मुस्लिम राजनीति को समझने के बाद जरा बंगाल की ब्राह्मण राजनीति को भी समझ लेते हैं। ये जो आप चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी शब्द सुनते हैं, असल में ये बंगाली ब्राह्मणों का अंग्रेजी सरनेम है। मुखर्जी यानी मुखोपाध्याय, बैनर्जी यानी बंदोपाध्याय, चैटर्जी यानी चट्टोपाध्याय, गांगुली यानी गंगोपाध्याय। इनके अलावा भट्टाचार्य, मिश्र, त्रिपाठी सरनेम भी बंगाली ब्राह्मणों के होते हैं। वैसे हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक ये टाइटल सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि बंगाली भद्रलोक की दूसरी जातियों, खासकर कायस्थ और वैद्य जातियों के लोग भी लगाते हैं। बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय के बनर्जी और मुखर्जी बन जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जैसा कि मैं जनहित में राजनीति की खबरों के साथ उसके सामान्य ज्ञान के पहलू को भी कुरेदती हूं, तो आज हमने इसको लेकर जानकारी जुटाई है। असल में अंग्रेजों के राज में बंगाल बहुत बड़ा इलाका था। कोलकाता राजधानी बनाई गई। उस दौरान अंग्रेज के जो अफसर इंग्लैंड से यहां आते थे, उन्हें अपने साथ काम करने वाले लोगों का नाम लेने में कठिनाइयां होती। बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय जैसे शब्द वो बोलने में अटकते रहते थे। तभी उन्होंने इसकी एक तरकीब निकाली और इन टाइटल वाले नामों का अंग्रेजी में छोटा रूप पेश कर दिया। तभी से चट्टोपाध्याय चैटर्जी हो गए, बंदोपाध्याय बैनर्जी, मुखोपाध्याय मुखर्जी हो गए। इस टाइटल से जुड़े कुछ बड़े और चर्चित नाम आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है। महान कवि बंकिम चंद्र चैटर्जी, उपन्यासकार शरद चंद्र चैटर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी और अभिनेत्री रानी मुखर्जी। इसी चैटर्जी बैनर्जी टाइटल के ये चर्चित नाम हैं और बंगाल में अब तक जितने भी सीएम हुए हैं सब भद्रलोक वाले समाज से ही हुए। 8 में से 4 ब्राह्मण और 4 कायस्थ जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। इन भद्रलोक वालों की कुल आबादी करीब 20% है। साल 2021 के चुनाव में 294 में से कुल 82 सवर्ण विधायक चुने गए थे। इनमें से 22 ब्राह्मण और 18 कायस्थ जाति से थे। सवर्णों में 52 टीएमसी के जीते, 28 बीजेपी के विधायक बने। चैटर्जी बैनर्जी वाला यही भद्रलोक बंगाल में चुनावी हवा बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। 2021 के चुनाव में भद्रलोक का समर्थन ममता बनर्जी को था। बीजेपी अब इसी वोट बैंक पर अपना पूरा का पूरा फोकस जमाए हुए है। हफ्ते भर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ईडी और ममता बनर्जी के बीच खींचतान चल रही है। ममता बनर्जी डाल डाल तो ईडी पात पात दिखाई देती है। कोलकाता हाई कोर्ट में दोनों ने ही अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल की। ईडी की याचिका की बात तो बाद में, लेकिन कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को बिना समय गंवाए खारिज कर दिया। आज दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। अगली कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. बगल में फाइल दबाएं, तेजी से आगे बढ़ती ये तस्वीर 8 जनवरी की है, जब खुद ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पहुंची थी और ईडी की जांच प्रभावित हुई थी। अब ईडी और ममता दीदी के बीच कानूनी दांव-पेच चल रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आज टीएमसी की याचिका खारिज हो गई। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें ईडी के वकील ने कहा कि चूंकि याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। जिस पर टीएमसी के वकील ने विरोध जताते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्षकार नहीं हैं, हमारी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। इसके बाद ईडी ने कहा कि यहाँ पर छापेमारी किसी के घर पर हुई है और याचिका कोई और दायर कर रहा है। जांच का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हैं, बल्कि ममता बनर्जी दस्तावेज लेकर गई हैं। जिसके बाद टीएमसी के वकील ने जिरह करते हुए कहा कि कोर्ट ईडी के बयान को रिकॉर्ड कर ले और हमारी याचिका का निस्तारण कर दे। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि ईडी ने रेड के दौरान कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर आईपैक पहले ही पॉलिटिकल डेटा की जब्ती से इनकार कर चुका है। सवाल है कि दीदी ने किस आधार पर जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ
ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ममता बनर्जी और उनके साथ में जो पुलिस वाले गए थे उनके रोल को लेकर के और यही बताने की कोशिश की गई है कि इस मामले में सीबीआई मामला दर्ज करे, जांच करे, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने जांच को की है प्रभावित करने की कोशिश। इस बीच कोलकाता पुलिस भी जांच एजेंसी को घेरने के लिए छापेमारी वाले ठिकानों के आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। फाइल चोरों को और करप्शन चोरों को बंगाल की जनता आगामी 2026 के चुनाव में सत्ता से बाहर फेंकेगी। ईडी करीब 2742 करोड़ रुपए की कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से जुड़े करीब 20 करोड़ रुपए आईपैक को भी मिले थे। कोलकाता से दिल्ली तक कानूनी जंग जारी है। आगे क्या होगा, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब वीडियो ऑफ द डे। गुलाबी नगरी यानी जयपुर का आसमान मकर संक्रांति के मौके पर मानो खुशियां मना रहा हो। आज जयपुर का पूरा आसमान रोशनी से सराबोर हो गया। नाहरगढ़, आमेर और परकोटे की छतों से शानदार रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। हजारों स्काई लैंप हवा में तैरते हुए ऐसे दिखे मानो आसमान से सितारे जमीन पर उतरने के लिए व्याकुल हों। और अब आज का जनहित मंत्र। भविष्य सुधारना है तो मेहनत आज से ही करनी होगी, क्योंकि भविष्य आज से ही होकर गुजरता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।